नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। संघर्षों की दास्तान का कोई वक्त तय नहीं होता। जिंदगी में आने वाले मोड़ हर कोई सह नहीं सकता, क्योंकि इतिहास तो वही रचते हैं जिनकी शख्सियत का अंदाजा पहले से कोई लगा नहीं सकता। जी हाँ श्रोताओं, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आज एक बार फिर से मैं संदीप भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ और साथ ही करता हूँ शुरुआत एक ऐसी महिला के साथ जिसने आंधी तूफान के हर थपेड़े को अपने आत्मविश्वास से रोक दिया। भले ही दुनिया उनके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन उन्होंने हर बार समाज को कुछ न कुछ नया दिया। मेडिकल इंडस्ट्री में ये नाम आज भी बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है, खास तौर पर जब बात महिला डॉक्टर्स की हो। एलिजाबेथ ब्लैकवेल। 19वीं व 20वीं सदी में महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह समाज पर हावी पुरुष प्रधान मानसिकता थी, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं ने आकर दूसरों के लिए रास्ते खोले और आज आलम यह है कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज ही के दिन वर्ष 1821 में इंग्लैंड में जन्मी एलिजाबेथ ब्लैकवेल भी इतिहास में दर्ज वो नाम है जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स से मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला और यूनाइटेड किंगडम के मेडिकल रजिस्टर में शामिल पहली महिला फिजिशियन के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1832 में ही इनका पूरा परिवार इंग्लैंड से यूएस आ गया था। कुछ ही दिन बाद पिता की अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से परिवार का खर्च उठाने के लिए एलिजाबेथ, उनकी मां और बहनों ने साथ मिलकर एक प्राइवेट स्कूल की स्थापना की। इसी दौरान एलिजाबेथ का ध्यान मेडिसिन की तरफ होने लगा, क्योंकि कई बार उन्हें ये महसूस हुआ कि अक्सर लड़कियां और महिलाएं अपनी समस्याएं पुरुष डॉक्टरों की बजाय लेडी डॉक्टर से ज्यादा अच्छे से कह सकती हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने खाली वक्त में मेडिकल की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। When a friend became ill, she told Elizabeth Blackwell that a female doctor would have made her much more comfortable. But in 1845, there were no women doctors. It was then that Elizabeth decided she wanted to go to medical school. लेकिन अब उन्हें डिग्री की जरूरत थी और साथ ही प्रायोगिक अनुभव की भी। इसीलिए उन्होंने वर्ष 1847 से मेडिकल स्कूल की तलाश शुरू कर दी। लगभग हर बड़े स्कूल से उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया, पर एलिजाबेथ नहीं मानी और कोशिशें करती रहीं। अंत में जिनेवा मेडिकल स्कूल ने उनके आवेदन को एक मजाक के तौर पर किसी तरह स्वीकार कर लिया। स्कूल के शुरुआती दिनों में एलिजाबेथ को अक्सर प्रैक्टिकल में जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन जब सभी ने उनके रुझान और इरादों में आत्मविश्वास को देखा तो हैरान रह गए। Elizabeth's friends discouraged her from pursuing a medical degree, telling her it wasn't something women did. Of the initial resistance, Elizabeth would later say, "If society will not admit of woman's free development, then society must be remodeled." She applied to several schools and in 1847 was accepted at Geneva Medical College in upstate New York. Her acceptance was a bit of a fluke. The school took a vote from all the male medical students who, thinking it was a joke, voted unanimously to accept her. Throughout the course of her studies, she earned the respect of the students and faculty, and in January of 1849, Elizabeth Blackwell became the first woman to receive a medical degree. वर्ष 1849 में इन्होंने वहां से अपनी मेडिकल की डिग्री प्रथम श्रेणी में पूरी की और ऐसा करके वो यूएस से मेडिकल डिग्री लेने वाली पहली महिला बनी। वो एक बेहतर फिजिशियन बनने के इरादे से प्रैक्टिस करने कुछ समय के लिए पेरिस आ गई, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार वक्त ने इनकी परीक्षा ली।
दरअसल आंख में गंभीर संक्रमण होने के कारण इनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई, जिसके बाद उन्होंने सर्जन न बनने का निर्णय तो लिया, लेकिन बतौर फिजिशियन कंसल्टेंट अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। पेरिस से इंग्लैंड लौटने पर इनकी मुलाकात फ्लोरेंस नाइटिंगेल से हुई और ये मुलाकात बहुत जल्द दोस्ती में तब्दील हो गई। वर्ष 1851 में एक बार फिर से एलिजाबेथ न्यूयॉर्क आई, लेकिन यहाँ एक बार फिर से उनका आवेदन हर एक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें किराए का मकान भी नहीं मिला। इन सब की वजह सिर्फ ये थी कि वो बतौर प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करना चाहती थी। हालात विपरीत थे, लेकिन उन्होंने हल ढूंढ निकाला। इन्होंने एक छोटा मकान खरीदा और फिर यहीं से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने घर घर जाकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य को जानना और समझना शुरू किया। बदले में उन्हें सभी की दुआएं भी मिलने लगी, क्योंकि अब तक जो महिलाएं अपनी बात किसी से कह नहीं पा रही थीं, उसे कह सकने के लिए उन्हें विकल्प मिल गया था। प्रैक्टिस के साथ साथ एलिजाबेथ ने लिखना भी शुरू कर दिया। वर्ष 1852 में लड़कियों की फिजिकल एजुकेशन पर आधारित उन्होंने द लॉज ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी। इसी बीच उनकी एक बहन ने भी मेडिकल की डिग्री प्राप्त कर ली और फिर इन्होंने मिलकर वर्ष 1853 में न्यूयॉर्क के स्लम्स यानी झुग्गी वाले इलाकों में एक प्राइवेट क्लिनिक शुरू किया, जिसे बाद में कई मेल फिजिशियंस ने भी सहयोग देना शुरू किया। लड़कियों की मेडिकल शिक्षा को प्रमोट करने के मकसद से एलिजाबेथ करीब 1 साल के लिए ग्रेट ब्रिटेन आ गई और यहाँ पर बतौर मेडिकल रजिस्टर कराने वाली पहली महिला बनी। इनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स ने बहुत सी दूसरी लड़कियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का हौसला प्रदान किया, जिसका असर आज हमारे सामने है। She assisted with nursing efforts during the American Civil War and became close friends with Florence Nightingale. She promoted the education of women in medicine, participated in the abolitionist movement, and advocated for women's rights. Later, she took her ideas to Europe, where she worked in clinics in London and Paris. When she returned to the US in 1853, she opened the New York Infirmary for women and children. सिविल वॉर के वक्त भी एलिजाबेथ और उनकी बहन ने महिलाओं तक साफ सफाई और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने में खास भूमिका निभाई, ताकि हर हाल में उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। युद्ध खत्म होने के कुछ सालों बाद वर्ष 1868 में इन्होंने फ्लोरेंस के साथ मिलकर इंग्लैंड में विमेंस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और खुद हाइजीन सेक्शन की कमान संभाली। कुछ समय बाद ही एलिजाबेथ दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गईं, लेकिन ये कॉलेज अगले 31 सालों तक यूं ही आगे बढ़ता रहा। उन्होंने इंग्लैंड आकर यहाँ नेशनल हेल्थ सोसाइटी को व्यवस्थित किया और लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर विमेन की स्थापना की। ताउम्र महिलाओं की मेडिकल शिक्षा की पक्षधर रही एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने समाज सेवा को ही अपना असली धर्म समझा और विवाह से भी इनकार कर दिया। मेडिकल इंडस्ट्री में जो पहल एलिजाबेथ ने की, वो अब बहुत आगे तक जा चुकी है और यही इस महान शख्सियत को हमारी ओर से दिया गया असली सम्मान है। आज समस्त विश्व उनकी इस पहल का शुक्रगुजार है। वैसे अगर गौर किया जाए तो ये साफ नजर आएगा कि भारतीय फिल्मों में मध्यम वर्गीय परिवारों के संघर्ष को बड़ी ही संजीदगी से रेखांकित किया जाता रहा है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हमने अब तक बहुत से ऐसे निर्माता, निर्देशकों व कलाकारों के बारे में चर्चा भी की है जो घरेलू व सामाजिक पृष्ठभूमि वाली फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। दीप्ति नवल, जिन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों से ही लोगों को अपनी अदाकारी का दीवाना बना लिया। बना
की इस बेहतरीन अभिनेत्री का जन्म 3 फरवरी 1957 को पंजाब के अमृतसर के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय नवल और माता का नाम हिमाद्री नवल था। दीप्ति की शिक्षा दीक्षा यूएस से ही हुई। वहां इन्होंने मैनहट्टन के हंटर कॉलेज से फाइन आर्ट्स में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और भारतीय सिनेमा में इनका आना एक इत्तेफाक रहा। दरअसल दीप्ति न्यूयॉर्क में अपने कॉलेज के दिनों में एक रेडियो प्रोग्राम करती थी और जब कभी भी भारत से कोई नामी हस्ती वहां जाती तो वो उनका इंटरव्यू करती थी। बस इसी दौरान उनकी मुलाकात बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों से हुई और बॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे खुलने लगे। वैसे दीप्ति को फोटोग्राफी और पेंटिंग का भी जबरदस्त शौक रहा है। फिल्म जलियांवाला बाग से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग रोल ही निभाया था, लेकिन अपनी अदाकारी से उन्होंने इसी फिल्म से अपनी प्रतिभा की झलक दिखा दी थी। 1980 में आई फिल्म एक बार फिर में उन्होंने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई। उस समय फारूक शेख के साथ दीप्ति नवल की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। एक समय ऐसा भी आया कि उन दोनों की जोड़ी को किसी भी फिल्म के लिए सफलता की गारंटी माना जाने लगा। उन्होंने फारूक के साथ कई हिट फिल्म्स की। चश्मे बद्दूर, कथा, साथ साथ जैसी दिल को छू लेने वाली फिल्में इसी का प्रमाण है। मेरे ख्याल से काफी हो गया, इसे निकाल लेते हैं। मैं निकाल लेता हूँ। अब इसे सादे पानी में अच्छी तरह खंगालना चाहिए। मैं सादे पानी की बाल्टी ले आऊं? नहीं, अभी नहीं, अभी आप रहने दीजिए, वो बाद में करते रहिएगा। देखा ना कितना साफ निकला है। हाँ, वो तो मैंने आपको लॉन्ड्री का धुला हुआ तौलिया दिया था ना। क्या? ऐसे कैसे आपको गंदा तौलिया दे देता? आप भी कमाल करती हैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनिए मिस चमको, मैं अब हमेशा आप ही कंपनी का साबुन इस्तेमाल करूंगा। चमको। I was addressed, I was called out on the, कोई भी मिलता था सड़क पे तो मिस चमको, आप ऑटोग्राफ कर दीजिए, इन ब्रैकेट्स लिख दीजिए मिस चमको। दीप्ति भी शबाना आजमी और स्मिता पाटिल की तरह ही अभिनय करने की काबिलियत रखती थी, लेकिन इसे शायद दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उनको वो शोहरत नहीं मिली जिसकी वो हकदार थीं। अपने फिल्मी करियर से दीप्ति पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। यही कारण रहा कि उन्होंने फिल्मों से जल्द ही एक ब्रेक ले लिया और एक बार फिर से बवंडर नाम की फिल्म से फिल्मों में वापसी की। वर्ष 2013 में उन्होंने सुधीर मिश्रा की फिल्म इनकार में भी काम किया था, जिसमें उनके साथ अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह ने अभिनय के जलवे दिखाए थे। दीप्ति ने अपने अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी काम किया है। 2 पैसे की धूप और 4 आने की बारिश उनके द्वारा निर्देशित कुछ फिल्में रहीं। अपने खाली समय में दीप्ति नवल कविताएं लिखने का भी शौक रखती हैं। 1981 में उनके द्वारा लिखी गई लम्हा लम्हा नाम की कविता संग्रह को प्रकाशित भी किया जा चुका है, जबकि 2 दिसंबर 2004 को ब्लैक विंड नाम की कविता संग्रह को प्रकाशित किया गया। जंगल के धुंधलके से गुजरते हुए कभी देखा होगा वो सुलगता हुआ अलाव, करीब से जिसके उठकर खाना बदोश चले गए हों, और उस अंधेरे से पहाड़ की चोटी पर मंदिर की दहलीज पर जलता हुआ चिराग हूँ मैं, जिस तक जाते तो हैं मुसाफिर मगर ठहरते नहीं। आज भी दीप्ति नवल किसी न किसी रूप में फिल्मों से जुड़ी हुई हैं और साथ ही अपने दूसरे शौक जैसे कविता, पेंटिंग इत्यादि से भी। हम सभी की ओर से दीप्ति को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और साथ ही भावी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। प्रेम की भाषा न सिर्फ इंसानों को एक साथ जोड़ती है, बल्कि ये भाषा जीवों व बड़े बड़े खतरनाक जानवरों को भी एक करती है। फिर चाहे रिश्ता कैसा भी हो, किसी के साथ भी हो, इतिहास में जॉर्ज एडमसन एक ऐसा ही नाम है जिन्हें फादर ऑफ लायंस अथवा सिम्बा के नाम से जाना जाता है। इस नाम को सुनकर ये अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा कि हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसका शेरों से गहरा रिश्ता रहा है। और सिर्फ शेर ही क्यों, ये शख्स हर वन्य जीव से उतना ही प्रेम करते थे जितना कोई बाप अपने बच्चे से। आज ही के दिन वर्ष 1906 में जन्मे जॉर्ज एडमसन एक ब्रिटिश वन्यजीव संरक्षक व लेखक थे।
उनकी पत्नी जॉय एडमसन ने इनके साथ मिलकर बॉर्न फ्री नामक फिल्म का निर्माण किया था। ये फिल्म बॉर्न फ्री किताब पर ही आधारित थी, जिसे खुद जॉय ने ही लिखा था। ये कहानी एडमसन और उनके साथ रहने वाले शेर एल्सा के रिश्ते पर आधारित है। 50 years ago, a movie forever changed how we think about wildlife. Joy, I have a little something for you. Audiences fell in love with a lion cub named Elsa and her human foster parents. I don't think before that animals were ever looked at as individual beings. Born free as the wind blows, as free as the grass grows. Born free to follow your heart. Live free and beauty surround. शेरनी अपने बच्चों को जन्म देती है और एडमसन अपने बच्चों की तरह उन्हें पालते हैं, उन्हें छोटे से बड़ा करते हैं और फिर उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अंत में उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। जानवरों को समझना, उन्हें मन मुताबिक जिंदगी देना ही उन पर मंडराते संकट को रोक सकता है और ये जिम्मेदारी एडमसन ने ताउम्र निभाई। एडमसन का जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन इनके जीवन का एक लंबा वक्त केनिया और यहाँ के जंगलों में बीता। एडमसन वर्ष 1924 में पहली बार केनिया आए थे। वर्ष 1956 में इनकी मुलाकात शेर के बच्चे एल्सा से हुई। इन दोनों का रिश्ता वर्ष 1966 में आई फिल्म बॉर्न फ्री में लोगों के दिल को छू गया। वर्ष 1961 में एडमसन बतौर गेम वार्डन रिटायर हुए और फिर इन्हीं वन्य जीवों के संरक्षण में लग गए, खास तौर पर शेरों के। We came to a place near to where we had found boy and girl the previous day, and it was not very long before they appeared. They came up and greeted us most affectionately, and from movements in the long grass, we could tell there were other lions there too. I hoped that from seeing boy and girl's behavior toward us, they would accept me. I needn't have worried, for soon I was waist deep in a sea of lions. It was really a most remarkable situation. Here was I in a remote corner of Africa, with 7 lions behaving with almost more affection than my own dogs back home. But I knew full well that this situation could never exist, had it not been for the patience, devotion, and understanding of George Adamson. 20 अगस्त 1989 में अपने संरक्षण कार्यक्रमों के चलते शिकारियों द्वारा इन्हें कोरा रिजर्व में गोली मार दी गई, क्योंकि इनके रहते शिकारियों के इरादे पूरे नहीं हो सकते थे। आज भी शेरों की प्रजाति को संरक्षण और प्यार की जरूरत है, ताकि इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। ये हमारे इकोसिस्टम की अहम कड़ी है, जिन पर मंडराता खतरा मानवता को भी खतरे से नहीं बचा सकेगा। इसीलिए एडमसन के योगदानों के प्रति हमारी ओर से असली सम्मान इन जीवों को बचाकर ही दिया जा सकता है।